नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। वामपंथी उग्रवाद के खात्मे के लिए केंद्र ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर बड़ी बैठक की, जिसमें 10 राज्यों पर फोकस रहा। मीटिंग में बिहार सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवादियों के आय के स्रोत पर चोट कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। नक्सलवाद के मुद्दे पर दिल्ली के विज्ञान भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के प्रतिनिधियों ने करीब 4 घंटे तक नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ कारगर कार्रवाई और विकास कार्यों पर बल देने पर जोर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास कार्य से ही नक्सल समस्या का समाधान हो सकता है। बात के लिए सबको सचेत रखते हैं कि उनकी एक्टिविटी घटी है और जो जितना भी काम हो रहा है अब उनके साथ लोग नहीं हैं, तो लोगों के विकास के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, तभी तो है कि कोई उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो ये तो हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया, जब से काम करने का मौका मिला है 5 में 6 से ही 2006 से ही हम लोगों ने इस पर किया और फिर केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए गए। तो उसके चलते हम लोगों के यहाँ स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है, लेकिन इसको लेकर के निश्चिंत होने वाली बात नहीं। नक्सलवाद की समस्या से देश के 10 राज्य जूझ रहे हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। हालांकि पिछले कुछ सालों में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब भी बिहार के 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण है। हालांकि देश में नक्सलवाद का असर लगातार कम हो रहा है। कुछ साल पहले तक देश के 90 जिले नक्सल प्रभावित थे, जिसकी संख्या 2020 तक घटकर 45 रह गई। लेकिन अब भी यह समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बीते 5 सालों में नक्सलवाद की वजह से करीब 380 सुरक्षा बलों की शहादत हुई है, जबकि 1000 से अधिक मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि नक्सलवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने भी ठोस कार्रवाई की है, जिसका नतीजा है कि 4200 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और करीब 900 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि देश में 85% हिंसा के लिए वामपंथी उग्रवाद जिम्मेवार हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के सीएम से 1 साल तक वामपंथी उग्रवाद पर ध्यान देने की अपील की। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की बैठक को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कहा गया। तो सबसे पहले बड़ी बात यह कि केंद्र की प्राथमिकता में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का विकास होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करनी है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि वामपंथी उग्रवाद से केंद्र और राज्य साथ मिलकर लड़ें। वामपंथी उग्रवादियों की आय के स्रोत पर हमला करना होगा। 1 साल तक सभी सीएम वामपंथी उग्रवाद पर ध्यान दें। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि वामपंथी उग्रवाद का अस्थायी समाधान जरूरी है। देश में 85% हिंसा के लिए वामपंथी उग्रवाद जिम्मेदार है। वामपंथी उग्रवाद की घटना में 23% की कमी आई है और उग्रवाद के कारण मरने वालों की संख्या में भी 21% की कमी आई है। देश में अब सिर्फ 53 जिले ही ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों से बातचीत के बाद आगे फैसला होगा। मुख्यमंत्री के बयान के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश की राजधानी दिल्ली में जातीय जनगणना को जरूरी बताया और दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में बयानबाजी तेज हो गई।
आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने अपने पैसे पर बिहार सरकार से जातीय जनगणना कराने की मांग की। अब इस पर फिर कोई आप चिट्ठी लिखिए, फिर बैठक करिए, इन चीजों से नहीं होने वाला। मुख्यमंत्री या तो सरकार के खर्चे पर बिहार में जनगणना करा लें या एनडीए से बाहर आ जाए। अब इस केंद्र सरकार के हलफनामा के पहले जो जनता दल यू के नेता बड़ी बड़ी बात करते थे जातीय जनगणना की बात पर, आज वो कहीं न कहीं उनकी आवाज कुंदती नजर आ रही है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता और मंत्री जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग हैं और प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि सबकी बात को, भाव और भावना को सुना है और सुनने के बाद में उनका निर्णय अभी आया नहीं है, तो मुझे लगता है कि निर्णय जो भी उनका आएगा वो देश हित में आएगा। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी। 1941 में भी जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं, जिसकी मांग समय समय पर होती रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इधर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि तकनीकी तौर पर अब जातीय जनगणना कराना व्यवहारिक नहीं है और अगर कोई राज्य जातीय जनगणना कराना चाहता है तो अपने स्तर पर करा सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना पर राज्य सरकारों को अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। कि पूरी तैयारी हो चुकी है, ट्रेनिंग हो चुका, सारे डॉक्यूमेंट छप चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तकनीकी तौर पर और व्यवहारिक तौर पर केंद्र के द्वारा जनगणना कराना संभव नहीं है, लेकिन अगर राज्य सरकार कराना चाहे तो करा सकती है। कर्नाटक की सरकार ने कराया, उड़ीसा की सरकार करा रही है, तो कल अगर बिहार में और यहाँ पर जो सरकार है एनडीए की सरकार, उसको अगर लगता है कि कराना संभव है तो करा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में महापर्व छठ को लेकर संदेश दिया। पीएम ने कहा कि बारिश के बाद छठ महापर्व की तैयारी होगी और छठ पूजा को लेकर नदियों के किनारों की सफाई होगी। पीएम ने कहा कि साल में एक बार नदी उत्सव जरूर मनाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नदियों के महत्व पर जोर दिया। मन की बात के 81वें संस्करण में पीएम ने नदियों की स्वच्छता के साथ साथ महापर्व छठ की भी चर्चा की। छठ में स्वच्छता के महत्व को समझाते हुए पीएम ने लोगों को साल में एक बार नदी उत्सव मनाने की सलाह दी। बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम के मन की बातें सुनी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पीएम की बातें हमेशा प्रेरणादायक होती हैं। बिहार उनके मन में रहता है। स्वाभाविक रूप से जब मन की बात उन्होंने आज किया तो बिहार भी स्मरण आया। हम आभारी हैं। जब भी नदियों की स्वच्छता की बात होगी तो छठ की बात तो होनी ही है और छठ में जो माहौल पटना और उसके आसपास का रहता है, प्रधानमंत्री जी की वह उम्मीद है कि वह सालों भर रहना चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में छठ की चर्चा किए जाने की पटना वासियों ने भी सराहना की। बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे प्रति ऐसे से बात सोचते हैं, सोचते समझते हैं। ठीक है, और रही बात, हम लोग भी अपना यहाँ पे जब भी छठ पूजा होता है तो ये तो ऐसा धार्मिक पूजा है कि हम लोग सब लोगों को इस चीज़ को साफ सफाई का ध्यान देना होता है। ठीक है, हम लोग भी जहाँ जहाँ आपका जो भी छठ घाट होता है ये पर्व से पहले हम लोग भी उसको जाके साफ सफाई करते हैं। छठ बिहार सहित पूर्वी भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसमें स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। पीएम ने मन की बात में छठ की चर्चा कर लोगों को ये संदेश दिया कि छठ की तरह सालों भर
नदियों और उनके घाटों को भी स्वच्छ रखा जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के आंकड़े और गंगा नदी के जल स्तर में हो रही कमी का असर पटना में दिख रहा है। एनआईटी घाट पर सैर सपाटा के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटन विभाग की ओर से गंगा नदी में बोट चलाया जा रहा है। आज विश्व नदी के मौके पर बड़ी संख्या में लोग गंगा की सैर पर निकले, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। गंगा नदी के जलस्तर घटने के बाद अब बड़ी संख्या में लोग गंगा नदी में सैर को निकल रहे हैं मोटर बोट से। कई मोटर बोट पटना के एनआईटी घाट से चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक एमवी कौटिल्य है जो पर्यटन निगम के द्वारा चलाया जा रहा है। साथ ही कुछ मोटर बोट निजी कंपनियों के द्वारा भी संचालित की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आनंद दूसरे बड़े शहरों में लोग गंगा नदी की सैर की लेते हैं, वो अब पटना में भी लोग ले सकते हैं। और खास तौर पर पिछले कई वर्षों से ये मोटर बोट चलाए जा रहे हैं, लेकिन बाढ़ के कारण ये सब बंद था और फिर से एक बार लोग निकल पड़े हैं गंगा नदी की सैर को लेकर के। काफी खूबसूरत नजारा दिखाई देता है बोट से पटना का। बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज तो रिवर्स डे भी है, इसका और ज्यादा ही लुत्फ लोग उठाएंगे। और क्या बताएं। परिवार के साथ आप निकली हैं घूमने? जी हाँ, परिवार बच्चों के साथ निकले हैं और हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पटना में कुछ एंजॉय करने के लिए अच्छी चीज दिख रही है हम लोग को। काफी सुखद अनुभव है गंगा नदी में इस तरीके से मोटर बोट पर सैर करना और अपने शहर को देखना। हाँ जी, आज रिवर डे, इसलिए हम लोगों ने प्लान किया फ्रेंड लोग के साथ सारी गंगा नदी की सैर करें। पहले भी आपने सैर किया है इस मोटर बोट से या फिर दूसरे शहरों में? या जी नहीं, पहली बार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा अनुभव है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंड्स के साथ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर के सब कुछ बंद था, लेकिन एक बार फिर से अब धीरे धीरे लोग घरों से निकलना बाहर शुरू कर रहे हैं। और इस तरीके से पटना शहर में कहा जा सकता है कि एक सुखद अनुभव है मोटर बोट में बैठ करके शहर और गंगा नदी का नजारा देखना। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। समस्तीपुर में अपराधियों ने किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने चंद्रभूषण प्रसाद को 5 गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुसरी घरारी के बथुआ उदाहाट की है। वहीं हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी कर NH 28 को जाम कर दिया। और ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से समस्तीपुर में पहले तो एक किराना कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठता है और लोग NH 28 को जाम कर देते हैं, आगजनी करते हैं और जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। पंचायत चुनाव से पहले सहरसा में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने ठूठी टोला में छापेमारी कर एक मकान से करीब 30 लाख की शराब बरामद की है। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। खबर मिली थी कि लखन यादव के घर शराब रखी गई है, जिसके बाद यह छापेमारी की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि पंचायत चुनाव में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब को स्टॉक किया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर हमारे द्वारा छापामारी की गई। पटुहा वार्ड नंबर 36 में लखन यादव के घर में सूचना थी, तो वहाँ छापामारी हुई, जिसमें करीब 150 से 200 कार्टून के बीच में शराब जब्त हुई है। अनुमानित मूल्य लगभग 30 लाख रुपए होंगे। और बेतिया शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि स्प्रिट की जगह होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी, जिसका शराब बनाने में इस्तेमाल किया गया, जिससे 12 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति ने लौरिया के देवरुआ गांव में स्प्रिट की सप्लाई की थी, उसकी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। बेतिया में जहरीली शराब कांड में एसपी ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शराब कांड के मुख्य आरोपी ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के मुताबिक आरोपी ने स्वीकार किया है कि स्प्रिट के रूप में होम्योपैथिक दवा की आपूर्ति की गई थी, जिसका शराब के तौर पर ज्यादा सेवन किया गया और इसी के चलते 12 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति ने लौरिया के देवरवा गांव में स्प्रिट की सप्लाई की थी, उसकी मुजफ्फरपुर से गिरफ्तारी के बाद ही ये खुलासा हुआ। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत हुई। वो उस प्रकरण में
जो मेन जहां से माल सप्लाई किया गया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले प्रिंस कुमार सिंह ने ही लौरिया में स्प्रिट के तौर पर होम्योपैथिक दवा की सप्लाई की थी, जिसे पीने से 16 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 12 लोगों की मौत शराब पीने से होने की पुष्टि की गई थी। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राज्य सरकार से एक बार फिर शराबबंदी कानून पर विचार करने की मांग की है। छपरा के मढ़ौरा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून तो बन गया, लेकिन शराब की तस्करी अब भी जारी है। चोरी छुपे शराब बनाई जा रही है। इस शराब ने राज्य और आम आदमी दोनों की ही सेहत खराब कर रखी है। नीतीश जी कहते हैं कि 5,000 करोड़ बचता है, तो मैं समझता हूं कि भले सरकार का बचता हो 5,000 करोड़, लेकिन जनता के पॉकेट से 50,000 करोड़ रुपया बाहर जा रहा है। बाहर की शराबें आ रही है और ज़्यादा कीमत पर लोग पी रहे हैं। और अगर लोकल बनाते भी लोग हैं तो पहले शराब, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ बनता था तो 8 दिन लगता था शराब बनाने में, लेकिन आज 2 घंटा में नौशाद और ये यूरिया खाद और क्या क्या देके बना देते हैं। वो इंजूरियस है। वो भूखा में अगर जो पीता है तो 10 दिन पिएगा, 15 दिन पिएगा, 1 महीना पिएगा, उसका फेफड़ा, उसका लीवर खराब होना ही होना है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि मुजफ्फरपुर शहर में जल जमाव की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि नल जल योजना को लेकर जहां सड़कें खोदी गई हैं, वहां 15 अक्टूबर तक सड़कें ठीक कर ली जाएंगी। 15 अक्टूबर तक हर कीमत पर जिस सड़कों को खोदा गया है, अगर वहां पाइपलाइन बिछ गई है तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसके लिए संवेदक को राशि का प्रावधान है। अगर उसमें 15 अक्टूबर तक अगर संवेदक ने सड़क को रिस्टोर नहीं किया तो विभाग के स्तर पर हर वो कार्रवाई की जाएगी। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र के सलहा गांव में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई। दोनों ओर से जमकर लाठियां चली। इस झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। दोनों गुटों की ओर से गरखा थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा और वहां मंत्री जी के सामने दहाड़े मारकर रोने लगा। बिहार में शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही। भागलपुर में एक शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने सर्किट हाउस पहुंचा और वहां मंत्री जी के सामने रोने लगा। अभ्यर्थी का आरोप है कि शिक्षक बहाली में 6,33,000 रुपये देने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। 2 विभागीय कर्मियों पर पैसे हड़पने का आरोप भी लगाया, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया। हमको नौकरी का झांसा देके सर फर्जीवाड़ा करके फर्जी नियुक्ति पत्र देके हमसे 6,33,000 रुपया ठग लिए सर। मंत्री जी बोले कि इस पे हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री ने पीड़ित अभ्यर्थी को गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिशों से बचने का सुझाव भी दिया, लेकिन हाल ही में मधेपुरा के मुरलीगंज बीईओ के वायरल ऑडियो के बाद उनके सस्पेंशन की कार्रवाई के बावजूद शिक्षा विभाग में धांधली की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई की दरकार है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर बिहार में भी पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे तक तेज हवा और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि कल से ही इसका असर दिखने लगेगा। चक्रवातीय तूफान गुलाब का असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पूर्वी बिहार के कई इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवा चलने की भी संभावना है, यानी हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 29 सितंबर तक बिहार के कई इलाकों में
मध्यम बारिश होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। बताते चलूं कि बंगाल की खाड़ी के पास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बिहार में भी बारिश को लेकर लगातार सिस्टम बनता हुआ दिख रहा है। अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो आज बिहार में 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा